हेलो डियर स्टूडेंट्स, चलिए आज हम लोग फिर से दोबारा इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं। पीवाई क्वेश्चन 2025 का है और वो इसलिए काफ़ी इम्पोर्टेंट ये 2025 का हो जाता है क्योंकि 2026 में जो स्टूडेंट इकोनॉमिक्स का एग्ज़ाम लिखने वाले हैं उन्हें ये पता चल जाए कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है। क्योंकि जो 2025 में क्वेश्चन पूछा गया था बहुत ही बच्चों को दिक्कत हुआ था, तो हम चाहते हैं कि आप लोग के साथ ऐसा दिक्कत ना हो। इसके लिए लगातार हम लोग इकोनॉमिक्स का जो क्वेश्चन है वो लेकर आ रहे हैं। मैंने आप अगर सर्च करोगे तो ऋषि कॉमर्स एकेडमी भी डायरेक्ट सर्च कर सकते हो, गणेश सर के भी नाम से सर्च कर सकते हो। अब देखोगे जाकर मैं कई साल का पीवाई क्वेश्चन में सॉल्यूशन करवा के रखा हूँ और ये मैं फिर से आप लोगों को पीवाई क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ। तो आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग इस वीडियो को देखोगे। देखो यहाँ पर बहुत लोग जो है सिर्फ ए और बी सी डी जानने से कोई फायदा होने वाला है नहीं है। यदि आप उसका कोई लॉजिक के साथ अगर नहीं जानते हो तो कोई फायदा नहीं है। मैं बार बार हर एक वीडियो में यही चीज़ आप लोग को बोलता हूँ। और किसी प्रकार का कोई अगर क्वेश्चन में दिक्कत होता है, कन्फ्यूजन होता है, डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर से कमेंट करना है। और यदि इसका पीडीएफ चाहिए आप लोग को, जो हमारे एकेडमी की तरफ से जो क्वेश्चन दिया जाता है, अगर उसका पीडीएफ चाहिए तो आप लोग हमें इस जो हमारे ऋषि कॉमर्स एकेडमी का नंबर है उस पर आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो और हाई करके मैसेज करोगे, मैं ग्रुप में ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए अब लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। फर्स्ट जो प्रश्न है, व्हाट डू इकोनॉमिक्स मैन बाय ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ, है ना। क्वेश्चन देखिए यहाँ पर कहने का इसका मतलब क्या है कि जीवन के आम कारोबार से अर्थशास्त्रियों का क्या तात्पर्य है। जो आम व्यक्ति है उस आम व्यक्ति को आम जो कारोबार से क्या उसका तात्पर्य, क्या उसका अर्थ निकलता है। तो पहला जो इसमें क्वेश्चन का जवाब है वो मनुष्य की धार्मिक क्रिया। बताइए क्या जीवन के आम कारोबार यहाँ पर समझ रहे हो, कारोबार का मतलब होता है लेन देन। और अर्थशास्त्र यहाँ पर बात हुआ, इकोनॉमिक्स से बात हो रहा है। तो बताओ बाबू, मनुष्य की धार्मिक क्रिया, क्या ये इकोनॉमिक्स से जुड़ा हुआ कोई कार्य है, एक्टिविटी है। तो आप लोग बोलोगे नहीं सर, नहीं तो नहीं है तो नहीं ही ये होगा जवाब। ऑप्शन नंबर 2 क्या है, ऑप्शन 2 देख लो, मनुष्य की राजनीतिक क्रिया, क्या इकोनॉमिक्स से जुड़ा हुआ है। जी नहीं, ये भी आपका नहीं होगा। मनुष्य की आर्थिक क्रिया, जी हाँ यही हो जाए। मनुष्य की आर्थिक क्रिया जो है एक मानव जीवन के एक आम जीवन में जो है ये एक्टिविटी होते रहता है। वो इकोनॉमिक अर्थशास्त्र से जुड़ा हुआ था क्रिया होती है, वह मनुष्य की आर्थिक क्रिया होती है। ठीक है, तो सर क्वेश्चन नंबर इसमें जो अगला ऑप्शन है वो भी बताइए। मनुष्य की सामाजिक क्रिया बताइए, ये क्या, दिस इज द इकोनॉमिकल एक्टिविटी। नो, दिस इज द नॉट इकोनॉमिकल एक्टिविटी और सोशल सर्विस। व्हाई, क्योंकि आप सोशल सर्विस कर रहे हो, समाज का सेवा कर रहे हो और वहां पर कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं कर रहे हो। ठीक है, आप पैसा लेकर कोई कार्य नहीं किया जाता, इट्स नॉट इकोनॉमिकल एक्टिविटी, दिस इज द सोशल सर्विस। तो चलिए आप लोग इसका, उम्मीद है कि आप लोग को सारा जो क्वेश्चन है समझ में आया होगा। हम लोग इसी तरीके से हर एक क्वेश्चन को समझने का कोशिश करेंगे। कोई क्वेश्चन में डाउट होगा तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप लोग जरूर से जरूर आप लोग कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट करके बतानी है, ताकि हमें भी पता चले। क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें होती जो मिस्टेक होने का चांस होता है, पर हम लोग कोशिश करेंगे कि सारा जो है वो सत्य हो और ठीक ही होता है अभी तक मैं जो बताया हूँ। अब देखिए नेक्स्ट जो प्रश्न है, नेक्स्ट क्या बता रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव यू क्वालिटेटिव डाटा। क्वालिटेटिव डाटा किसे कहा जाता है, क्वालिटेटिव डाटा किसे कहा जाता है। मार्केट्स ऑब्टेन इन सब्जेक्ट नहीं होगा। इनकम से क्या एक क्वालिटेटिव डाटा हो सकता है, जी नहीं। क्या सर मंथली एक्सपेंडिचर से, बिल्कुल नहीं। और इंटेलिजेंस, तो हर स्टूडेंट इसी को जवाब देगा, इंटेलिजेंस यानी बुद्धि और ज्ञान से ही एक क्वालिटेटिव डाटा का इकट्ठा किया जा सकता है।
सर हिंदी में भी कुछ पढ़ दीजिए, हिंदी में भी देखिए समझिए कि बहुत ऐसे विद्यार्थी जो है वह हिंदी और इंग्लिश से जुड़े हुए विद्यार्थी होते हैं। तो निम्नलिखित में से किसके द्वारा आपको गुणात्मक आंकड़े उपलब्ध होंगे, ये क्वेश्चन है ना। किसी विषय में प्राप्त अंक, बिल्कुल नहीं सर। आय इनकम से क्या कोई डाटा सही आ सकता है जी, नहीं आ सकता है। तो सर कौन होगा ऑप्शन, चलिए देखिए अगला, आय हो गया, नहीं होगा। मासिक खर्च करने से, बिल्कुल, बुद्धि, दिमाग से ही क्वालिटेटिव डाटा का कलेक्शन किया जा सकता है। ओके, तो अगला जो प्रश्न है, चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3, कर व्हाई इज डाटा कलेक्टेड, मतलब आखिर हम डाटा जो है कलेक्ट करते हैं क्यों, है ना। आंकड़ों का संग्रहण क्यों किया जाता है ना। तो क्यों करते हैं, फॉर एंटरटेनमेंट के लिए। बताइए, क्या आप अपने एंटरटेनमेंट के लिए डाटा कलेक्ट करते हो, बिल्कुल नहीं सर, ये नहीं हो सकता है। तो क्या टू कॉम्प्लीट द मैटर, नहीं। आप देखो अगला 3 में, देखो क्या बता रहा है, 3 में बता रहा है टू शो द प्रूफ फॉर क्लियर एंड वैलिड सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम। तो यही ऑप्शन हो जाएगा, आंकड़ों का संग्रहण क्यों किया जाता है। तो आंकड़ों का संग्रहण क्यों किया जाता है कि टू शो द प्रूफ ऑफ क्लियर एंड वैलिड सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम, यानी किसी भी चीजों को जो है, जो समस्या को स्पष्ट और वैध और समाधान के लिए साक्ष्य दर्शाने हेतु, मतलब प्रूफ करने के लिए कोई चीज को, कि अगर हमें प्रॉब्लम हो गया, दिक्कत हो गया, जैसे किसी व्यक्ति को अगर कोई गलती में फंसा दिया जाता है, तो वो डाटा क्यों कलेक्ट करता है। आप देखते होंगे कि डाटा एकदम जो है अलग अलग समस्याओं और कठिनाई से जूझ कर जो है वो डाटा कलेक्ट करके कोर्ट में है सो पेश करता है, ताकि वो सही और गलत का जो है पहचान किया जा सके। तो डाटा हम लोग इसी चीज के लिए, एक सही चीज को प्रूव करने के लिए हम लोग डाटा को कलेक्ट करते हैं, ना कि मनोरंजन के लिए करते हैं, ना कि समस्याओं को ऑप्शन 2 क्या बता रहा है, समस्याओं को उलझाने के लिए नहीं किया जाता। बहुत ऐसे लोग हैं जो अलग अलग तरह का मतलब गलत डाटा को करके और उलझाते, तो वो बात नहीं है, वो नहीं जेन्युइन बात है ना। तो आप थोड़ा सा जो बात मैं बता रहा हूँ उस डाटा को, पूरे बात को समझना, क्योंकि यही बात आपका दिमाग में आएगा जब आपसे क्वेश्चन वहाँ पर पूछेगा, तो आप तरह तरह का सोचोगे, कंफ्यूज हो जाओगे कि यार कौन सा होगा। तो जो मैं बता रहा हूँ उस लेक्चर को सुनना, समझना, यही दिमाग में आपका जो है याद आ जाएगा कि जो जो इधर उधर का मैं जो बात बोलता हूँ यही शायद आपको याद हो जाए। तो चलिए देखते हैं अगला जो प्रश्न है, which of the following method of data collector affect the responded। समझिए क्या इसका कहने का तात्पर्य हुआ। आंकड़ा संग्रहण की निम्न विधियों में से किस विधि में उत्तरदाता को प्रभावित करने की संभावना रहती है, ठीक है, किस में रहती है, क्वेश्चन पूरी समझोगे भाई, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। आंकड़ा संग्रहण निम्न विधियों में से किस विधि में उत्तरदाता को प्रभावित करने की संभावना रहती है। डाक द्वारा प्रश्न वाली या संक्षिप्त संदेश सेवा या व्यक्तिगत साक्षरता, और इनमें से कोई। तो आप लोग को थोड़ा सा पढ़ने के बाद जो है थोड़ा सा दिमाग में गया होगा सी के ऊपर, है कि नहीं। व्यक्तिगत साक्षात्कार यानी कि एजुकेट। अगर एक व्यक्ति जो है ना पर्सनल इंटरव्यू, है ना, इसको क्या बोलते हैं, पर्सनल इंटरव्यू। देखिए इंटरव्यू यहाँ पर दे दिया एजुकेट। अगर एक व्यक्ति जो है सही तरीका से अपने आप को रहता है, शिक्षित रहता है, तो जो क्वेश्चन का यहाँ जवाब, क्वेश्चन जो कह रहा है कि आंकड़ा संग्रहण की निम्न विधियों में से किस विधि में उत्तरदाता को प्रभावित करने की संभावना, मतलब एक इफेक्टिव करने की, डाटा को इफेक्टिव करने का जो बात आता है, जो पहले वाला जो क्वेश्चन था उसी तरीके से जोड़ा। लेकिन क्वेश्चन का जो लेवल है आप यहाँ से अनुभव कर सकते हो कि किस तरह का लेवल है क्वेश्चन पूछने का।
है ना, किस तरह का लेवल का क्वेश्चन पूछने का है। तो लेवल तो है भाई क्वेश्चन पूछने का। तो यहाँ पर जो है वही बात कहने का इसका तात्पर्य हुआ कि आखिर एक बेस्ट डाटा कैसे हो सकता है, पर्सनल साक्षात्कार होना चाहिए, है ना, ऐसा आप इसको समझ के रखिए। नेक्स्ट जो प्रश्न है 5 नंबर में देखो क्या है, हाउ कैन सैम्पलिंग एरर बी रिमूव्ड। सैम्पलिंग जो एरर होता है, जैसे हम लोग सैम्पलिंग करके जैसे चावल वाला बताते हैं ना कि एक सैंपल को देख करके पूरे चावल को जो है डिटरमाइन कर लिया जाता है कि सारा चावल ठीक है, लेकिन पता चला कि कोई चावल उसमें से सीझा ही नहीं। एक चावल आप जिसको देखे वो चावल तो लगा आपको ठीक है, लेकिन बाकी जो चावल है वो क्या लगा जी, नहीं ठीक है। जैसे 50 व्यक्तियों का ग्रुप है, उसमें से एक व्यक्ति को बहुत अच्छा से आप बोलते हुए देख लिए, है ना। जैसे पार्टी में भी एक व्यक्ति बढ़िया है, तो क्या उसमें जितना भी पार्टी के लोग हैं क्या वो सारा लोग सही है, नहीं। तो कहने का वही मतलब है कि एक सैंपल को देखकर सारे चीजों को आप नहीं कह सकते हो कि वो सारा का उस ग्रुप का व्यक्ति गलत है या फिर उस सारे ग्रुप का व्यक्ति जो है सही है। तो इस एरर को, इस गलतियां को हम लोग रिमूव कैसे कर सकते हैं इसका समझिए। तो कहता है बाय एम्प्लॉइंग न्यू सर्वे से, क्या फिर से मैं सर्वे करूं, लोअरिंग द सैंपल साइज से, या ट्रेनिंग देकर, या बाय इंक्रीज द सैंपल साइज। जो सैंपल साइज है उसको तो हिंदी में भी वर्ड समझो क्या बता रहा है, अगर नहीं इंग्लिश में समझ में आया हो तो। कह रहा है प्रति चयन त्रुटि को कैसे दूर किया जा सकता है, कैसे दूर किया जा सकता है, नए सर्वेक्षकों को नियुक्ति करके नहीं, ऐसे गलत होगा ही होगा। सैंपलिंग किए हैं और उसको मैं दूर करना है। प्रतिदर्श के आकार को छोटा, इससे तो और नहीं भाई, और तो मतलब जो डाटा है उसको और छोटा कर देंगे, कहाँ डिटरमाइन कर पाएंगे कि कौन गलत है कौन सही है, नहीं। क्वेश्चन नंबर सी क्या बता रहा है कि सर्वेक्षक को प्रशिक्षण देकर, और डी में है प्रतिदर्श के आकार को बढ़ाकर दी। ये आपका सही होगा, ये आपका नहीं होगा, ठीक है। यानी प्रतिदर्श के आकार को, जो हमारे पास डाटा है उस डाटा को आप बड़े लार्ज फॉर्म में देखिए और एक एक कर को डिटरमाइन करिए कि वो सही है या फिर वो गलत है। अगर आप एक एक करके डिटरमाइन करते हो तो 100% जो है सही होने का साझा होता है। ये भी हो सर्वेक्षक को प्रशिक्षण देकर, प्रशिक्षण देंगे लेकिन सैंपलिंग का यहाँ बात कर रहा है, तो सैंपलिंग में जो है ना आप प्रशिक्षण कर लिए और देख लिए कि नहीं ये ऐसा है, तो उसी आधार पर अगला को भी देख लिया जाएगा। हाँ थोड़ा बड़ा त्रुटि को कम किया, लेकिन ये जो है यहाँ पर प्रतिदर्श का आकार को बढ़ा करके इसे एरर को पूरा डिटरमाइन किया जा सकता है। ये 99% इसमें जो है सत्य रहेगा, ऐसा है। तो चलो हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। क्या नेक्स्ट में है, व्हाट इज द बेसिस ऑफ क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा। समझो, व्हाट इज द बेसिस ऑफ क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा। आंकड़ों का गुणात्मक, समझना ये क्वेश्चन, आंकड़ों का गुणात्मक वर्गीकरण का आधार क्या होता है। एक क्वालिटेटिव डाटा को आप अगर, एक क्वालिटेटिव डाटा का क्लासिफिकेशन कैसे करोगे, उसको अलग कैसे करोगे, टाइम के आधार पर, ग्राफिकल रीजन के आधार पर, नहीं, पार्टिकुलर क्वालिटी के आधार पर एक क्वालिटेटिव डाटा को क्लासिफाइड किया जाता है, विशेष गुण के आधार पर, है ना, कि हाँ इसमें ये गुण है, इसमें ये गुण है, उसी के आधार पर जो है डाटा को क्लासिफाइड कर सकते हो। अगला जो प्रश्न है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग रिगार्डिंग न्यू डाटा, है ना। तो समझ में आए, देखो हिंदी भी समझ लो क्या बोलता है हिंदी में। कहता अपरिकृष्ट आंकड़ों के संबंध में निम्न कथनों में से सही कथन का चयन करना है। इकोनॉमिक्स है, देख रहे हो हिंदी से लेकर इंग्लिश तक के जो शब्द का जो है वो कैसा वर्ड है कि लोग इसको अगर नहीं पहले से अगर पढ़े रहेंगे
तो उन्हें ये वर्ड भी नहीं समझ में आने वाला है कि क्या वर्ड है। खैर चलो समझने का हम लोग कोशिश करते हैं। जो डाटा है, जो सम्क जिसको हिंदी में कहते हैं, सम्क मतलब बहुत बच्चों को समझ में ही नहीं आएगा सम्क किसको कहते हैं यार, तो सम्क को ही डाटा कहते हैं। तो आंकड़ा के संबंध में निम्न कथनों में से सही कथन का चयन करना। जो डाटा दिख रहा है उसमें से कौन डाटा जो है वो सही है, इसको हम लोग को बताना है। ठीक है, चलिए तो हिंदी में ही पढ़ के बताते हैं। अपकृष्ट आंकड़ों से निष्कर्ष निकालना आसान होता, ठीक है, या अपकृष्ट आंकड़े प्रायः छोटे होते हैं। तो अपकृष्ट आंकड़े अव्यवस्थित होते हैं और इनमें से सभी, है ना। तो क्वेश्चन एक बार से फिर देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। अपकृष्ट आंकड़ों के संबंध में निम्न कथनों में से सही कथन का चयन कर। अपकृष्ट आंकड़े, तो अपकृष्ट आंकड़े से निष्कर्ष निकालना आसान होता है, ठीक है। अपकृष्ट आंकड़े प्राय छोटे होते, ठीक। अपकृष्ट आंकड़े अव्यवस्थित होते, मतलब अपकृष्ट का मतलब यहाँ पर जो हो रहा है ना, नेगेटिव बात का इंडिकेट किया जा रहा है। वो कैसा होता है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, है ना, सही करेक्ट ऑप्शन को यहाँ पर करना था। तो यहाँ पर जो नेगेटिव जो बातें है कौन सा है, रॉ डाटा आर अनअरेंज्ड, है ना, या अनऑर्गेनाइज्ड। अनऑर्गेनाइज्ड का मतलब या अनअरेंज्ड भी बोल सकते हैं, मतलब कि अरेंज के रूप में नहीं होता है। तो उसी को हम लोग बोलते हैं अपकृष्ट आंकड़ा बोलते हैं। यहाँ पर स्टेटमेंट जो है यही वाला जो है सही है, बाकी वो दोनों जो है पॉजिटिव है, वो सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखो 8 में क्या बता रहा है, 8 का जी, which of the following is an example of continue variable। कंटिन्यू वेरिएबल, कंटिन्यू वेरिएबल का मतलब पता ही है, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास नहीं, ये वेरिएबल जो है कंटिन्यू वेरिएबल नहीं है, फ्लक्चुएट होते रहता है ना। ये क्या होते रहता है, फ्लक्चुएट होते रहता है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। क्या फ्रीक्वेंसी याद है, फ्रीक्वेंसी कभी बताया गया है कि वो इंक्रीज ही होता रहेगा। अगर इंक्रीज होता रहेगा डिक्रीज होता रहेगा ना, तो हमेशा ये गलत ही बताया गया है, ठीक है, हमेशा इंक्रीज डिक्रीज होते रहता है। नंबर ऑफ पेटेंट बीइंग ट्रीटेड इन अ हॉस्पिटल, ये भी नहीं होगा। एनुअल इनकम ऑफ पर्सन, नंबर ऑफ टीचर इन स्कूल। तो इसमें जो है ना इनकम जो है, इनकम को आप ले सकते हो कि यहाँ पर यह कंटिन्यू सीरीज में है। निम्नलिखित में से सतत चर का एक उदाहरण दीजिए। सतत यानी कंटिन्यू जो है वो इनकम वाला जो है ना, इनकम जब भी आप देखे होंगे शायद फ्रीक्वेंसी में आप लोग पढ़े होंगे, सब्जेक्टिव में तो देखे होंगे कि इनकम का अगर सीरीज को इंक्रीज और डिक्रीज नहीं देखा जाता है तो कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या, इसमें तो इंक्रीज डिक्रीज होना चाहिए, लेकिन कंटिन्यूअस का पूछा है इसके लिए नहीं होगा। अस्पताल में इलाजों की मरीज की संख्या, ये भी आपका वेरिएबल होता है, इंक्रीज डिक्रीज होते रहता है। एक व्यक्ति की वार्षिक आय, ये आपका जो है कंटिन्यू सतत श्रेणी में होता है। एक विद्यालय में शिक्षकों की संख्या, ये भी जो है इंक्रीज और डिक्रीज की बात है। चलिए तो हम लोग चलते हैं अब 9 नंबर, which average is mostly affected by extreme term। अब देखो ये समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो देखो यहाँ पर हिंदी से पढ़ के आपको बताते हैं। कर चरम पदों की उपस्थिति में कौन सा औसत सर्वाधिक प्रभावित करता है, सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कौन सा हो जाएगा, चरम पदों की उपस्थिति में कौन सा औसत सर्वाधिक प्रभावित करता है, मतलब सर्वाधिक यूज किए जाने वाले, यहाँ पर माध्य के बारे में पूछ रहा है, सर्वाधिक यूज करने वाला तो मीन होता है। सर्वाधिक हम लोग यूज करते, मीन कहीं ज्यादा यूज करते, मीडियन मोड का ज्यादा यूज नहीं करते ना। बार डायग्राम इज, बार डायग्राम क्या है जी, दंड आरेख होता है, एक विमीय आरेख, हाँ एक विमीय आरेख होता है ना, ये वाला। थोड़ा सा इंग्लिश में इसको अलग लिखा, द्वि आरेख होता है, रहित आरेख होता है, नहीं तो क्या होता है एकमीय आरेख होता है, वहां पर वन डायग्राम। हिंदी में एक लिखा है ना बाबू, और इंग्लिश में है ना वन नहीं लिखा है, ठीक है, तो यही इसमें गलती है, तो पहला वाला खैर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर देखो 11, which of the following diagram is also called cumulative frequency। याद है ना CF, CF का फुल फॉर्म क्या होता है, cumulative frequency होता है। तो यहाँ पर जो CF को हम लोग दिखाते कौन, इसको तो रटा रटाया हो गया,
जितना बता रहे उसमें ओगिव वाला एक प्रश्न जो है रिपीटेड कर रहा, हमें लग रहा है 2026 में भी जो ओगिव वाला आया था, याद रखना, सीधे आंख मूंद के इसको मार देना, देखना ओगिव कहाँ लिखा हुआ है, इसको टिक कर देना आप लोग बार ओगिव। अब देखो बाबू इसमें मीन निकालना है, तो मीन निकालना है। देखो स्टूडेंट ने जोड़ा बड़ा अच्छा है जी, चलो ये आसान कर दिया हम लोग को, है ना, पिछले साल का है। तो देखो बाबू ये सही जवाब मारा है लड़का, ये 58, 78, 55, अरे ये जोड़ोगे टोटल, गलत आगे पीछे जोड़ दिया है बाबू, कैसे कैसे जोड़ दिया है जी, 281, बात तो सही, 281 जोड़ने पर आएगा। देखो अर्थमेटिक में निकाला है तो पहला जोड़ दिया है लड़का 58, फिर 78, फिर जोड़ा है 78 के बाद 55, 55 के बाद 50 और 40 भी ये जोड़ा नहीं है, लेकिन याद रखना टोटल जोड़ने पर कितना आएगा, तो टोटल ये जोड़ने पर आएगा, टोटल हम जोड़े हैं 281 आएगा, और इसको 5 संख्या ना 1 2 3 4 5, 5 से डिवाइड करोगे तो 5 6.2 आएगा। ओके, मतलब मीन का सिंपल यही फॉर्मूला है, जोड़ के टोटल उतना नंबर से डिवाइड कर देना है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर जो है, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं हम लोग। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल विथ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड। इसका जवाब आप लोग पहले दो, ठीक है। अगर आप लोग इतना भी जवाब नहीं दे पा रहे हो तो भैया इकोनॉमिक्स में बहुत कंडीशन आप लोग का खराब है, सीधी सी बात। अगर इतना भी जवाब नहीं दे रहे हो तो इकोनॉमिक्स का कंडीशन खराब है। और वैसे में आप लोग को जो है पढ़ाई करना चाहिए, आप लोग पास होने के लिए अगर पढ़ाई कर रहे हो तो बहुत ही बेकार है, उससे बेहतर है कि आप पढ़ाई करो ही मत। सो ठीक है, ठीक है। अगर आप छोटे छोटे यानी 40 प्रश्न में से कम तो 20 प्रश्न आपको जवाब आना ही चाहिए। आप 20 क्वेश्चन के लिए तैयारी कर रहे हो, है ना, और अगर आप 20 क्वेश्चन भी नहीं जान रहे हो तो बहुत गलत है। फिर ऐसे में जो है आप क्लास 12th में अगर करोगे तो उपाय नहीं है। तो बाबू यहाँ पूछ रहा था कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल विथ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा, तो मोड कहलाएगा ना, मोड। देखो ऑप्शन नंबर होगा ये डी, ठीक है। तो देखो जो भी स्टूडेंट ने जवाब दिया है बहुत अच्छा है, भेजा है, मेरा ही स्टूडेंट ने भेजा है, ये पहले वाला क्वेश्चन है। तो मैं भी पिछले साल तो सॉल्यूशन इसको आंसर शीट दिया होगा, लेकिन तो आप लोग के तैयारी के लिए जो है फिर से इसको वीडियो जो है फ्रेश से इसको मतलब इसको उस समय तो आंसर शीट सिर्फ बताए होंगे, लेकिन अभी जो है समझाने के साथ आप लोग को बता रहे ताकि आप लोग का एग्जाम जो है जाए अच्छा से। ABCD याद करके कभी मत जाना इकोनॉमिक्स में, तो कभी भी इकोनॉमिक्स का नंबर अच्छा नहीं आएगा। Which of the following statement is true, कौन सा जो स्टेटमेंट है ट्रू है। तो चलो हिंदी में भी पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा लैंग्वेज बड़ा है यहाँ पे तो समझते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सत्य है। तो याद रखना बाबू 14 जो है क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है। तो कह रहा माध्यिका से मधु के विचलनों का योग शून्य होता है। माध्यिका से समझना, मीडियन से विचलनों का योग जो है शून्य होता है तो नहीं, है ना। चतुर्थ दिए गए आंकड़ों के 4 बराबर भागों, बिल्कुल है। क्वार्टाइल तो आप लोग जानते हैं 4 से डिवाइड होता है, ये बात हमको सही लग रहा है, लेकिन अगले वाला गलत क्यों है ये भी हम लोग जानते हैं। ये सही है बाबू। बहुलक का मान माध्य और माध्यिका के बीच में होता है। बहुलक यानी मोड का जो आंसर है मान जो है माध्य और माध्यिका के बीच का होता है, नहीं। माध्यिका चरम परीक्षणों की से अनुचित रूप, यानी ये सारा जो है आए बाएं एक तरह से बोल रहा है। तो याद रखना क्वार्टाइल जो है कितने भागों में बांटता है, तो 4 भागों में बांटता है, क्योंकि क्वार्टाइल का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं क्या होता है बाबू, n+1 डिवाइडेड 4 हो जाता है, नहीं। तो 4 नीचे हो गया तो 4 भागों में बांट दिया। मीडियन 2 से डिवाइड करता है तो 2 भागों में डिवाइड करता है। ये तो खैर सिंपल ही है। If the coefficient of correlation between variable is plus, then what is the correlation between the variable, तो +1 दिखा रहा है, दिस इज द पॉजिटिव कोरिलेशन। अगर यहाँ माइनस रहता तो इसको बोलना नेगेटिव कोरिलेशन, लेकिन ये नहीं है, यहाँ प्लस है तो कौन हो जाएगा, पॉजिटिव कोरिलेशन हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो है 16 की ओर चलो और देखो क्या है क्वेश्चन 16 में। कह रहा व्हाट इज द यूनिट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन हाइट
हाइट है, एंड वेट। हाइट है, याद रखना हाइट, हाइट यानी लंबाई याद, और वेट का मतलब होता है वजन। तो देखो वजन को हम लोग डिनोट करते हैं केजी हिसाब से, है ना, और हाइट का हम लोग सेंटीमीटर, है ना, मीटर, इस समय दिखाते हैं। तो दोनों का कोरिलेशन क्या है, दोनों का जो कोरिलेशन है फुट में है, केजी में है, फुट केजी में है। देयर इज नो यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, मतलब दोनों में जो है एक अलग अलग कॉम्बिनेशन है। वो कहीं ना कहीं जो है, वो कहीं ना कहीं जो है जो बता रहा है, इंडिकेट कर रहा है, वह एक केजी में बता रहा है और एक ठो हाइट में बता रहा है। तो दोनों अलग कोरिलेशन है। तो ऑप्शन नंबर डी वाला इसको जवाब लेके चलना है। अब जो है क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 में देखना है। 17 क्या बता रहा है, क्वेश्चन नंबर 17 में विच ऑफ द फॉलोइंग इंडेक्स नंबर मेजर द एवरेज चेंज इन रिटेल प्राइस। रिटेल प्राइस, ठीक है, रिटेल प्राइस। क्वेश्चन हिंदी में समझो क्या है। निम्न में से कौन सा सूचकांक खुदरा कीमतों में औसत परिवर्तन को मापता है। निम्न में से कौन सा सूचकांक यानी इंडेक्स जो है खुदरा कीमतों में औसत परिवर्तन को मापता है। तो सेंसेक्स या थोक कीमत सूचकांक या औद्योगिक उत्पादन सूचकांक या उपभोक्ता कीमत सूचकांक। तो देखो उपभोक्ता से जुड़ा हुआ बात है तो इसको याद रखना, उपभोक्ता वाला हो जाए, ठीक है, कंज्यूमर से बात है ना। अब चलो क्वेश्चन नंबर 18, which country was the largest partner of India foreign trade during colonial period। हिंदी में पढ़ लो क्या बोल रहा है, इसका मतलब नहीं समझ में आ रहा है तो औपनिवेशिक काल में भारत के विदेशी व्यापार का सबसे बड़ा पार्टनर कौन सा है। वो इंग्लैंड है। कौन सा है, इसको याद रखना है, रटना है इसको, इंग्लैंड, ठीक है, सबसे बड़ा पार्टनर। देखो बहुत अच्छा जवाब दिया है लड़का इसमें, 1907 ही होगा। टिस्को स्टैब्लिश कब है, 1907 में। टिस्को याद रखना, टिस्को। अब देखिए क्वेश्चन अगला है, इन हिज ट्रेवल ऑफ इंडिया बेरिनियर कंसिडर्ड इंडिया टू बी मोर डेवलप्ड देन विच कंट्री ऑफ दैट टाइम। समझ में आ रहा है क्वेश्चन क्या कहा, देखो समझो यहाँ से। कर बर्नियर ने अपनी भारत यात्रा वृतांत में भारत को तत्कालीन किस देश से अधिक विकसित माना था। रूस से, चीन से, या मिस्र से, या नेपाल से। तो याद रखना इसमें जो है चीन से बाबू, किससे, चीन से जो है विकसित माना था इसको, ठीक है। तत्कालीन किस देश से अधिक विकसित माना था, तो चीन से ज्यादा माना था। चलो 21, कुछ प्रश्न को जो है याद रखना है। जैसे यहाँ पर आपसे पूछ रहा हाउ मेनी इयर्स इन द ऑब्जेक्ट ऑफ पर्सपेक्टिव प्लान टू बी अचीव, है ना, यानी हिंदी में भी देखना है, देख लो। परिप्रेक्ष्यात्मक योजना के उद्देश्य कितने वर्ष में प्राप्त होते हैं। तो परिप्रेक्ष्य योजना जो है 5 वर्षीय योजना के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है, या फिर कुछ और है, लेकिन यहाँ पर जवाब इतना जानो, ये ठीक मारा है। इन हाउ मेनी इयर्स इन द ऑब्जेक्टिव ऑफ पर्सपेक्टिव प्लान टू, ये पंचवर्षीय योजना नहीं, अगर पंचवर्षीय योजना तो 5 वाला हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर ये पंचवर्षीय योजना के बारे में नहीं पूछ रहा है, कुछ अलग चीज है। परिप्रेक्ष्यात्मक योजना एक अलग है, परिप्रेक्ष्यात्मक योजना है कि उद्देश्य कितने वर्ष में प्राप्त करना होता है। उसको जैसे पंचवर्षीय योजना के लिए 5 होता है, उसी तरह जो ये
परीक्षात्मक योजना जो है का उद्देश्य कितने वर्ष में प्राप्त किया जाता है, तो याद रखना 20 साल में किया जाता है। लेकिन आप लोग थोड़ा सा इसमें हमें कंफ्यूजन बार बार क्रिएट हो रहा है स्टूडेंट्स। दूसरा, लेकिन अभी तक तो ये मैं योजना कभी नहीं सुना था, तो आप इसको ऐसा करना, पंचवर्षीय योजना ही है, ठीक है। यार ये पंचवर्षीय योजना को ही बोला जा रहा है हिंदी में परिप्रेक्षित योजना, क्योंकि वही है पंचवर्षीय योजना, प्लान टू बी अचीव। कितने साल में किया जाए, तो याद रखना ऑप्शन नंबर ये होगा, पंचवर्षीय योजना ही हो जाएगा। यानी पंचवर्षीय योजना 5 साल में किया जाता है, ठीक है। कोई योजना आज तक है ही नहीं 20, ये गलत मारा है, ये गलत है। अगला है, व्हाट वाज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन स्मॉल इंडस्ट्री यूनिट इन 1950। 1950 में जो है, 1950 में स्मॉल इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट की क्राइटेरिया कितना था, बता सकते हो। 1950 के, तैयार करो, 1950 का जो है वो 5 लाख था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 में देखो क्या करो, व्हाट इज द टैक्स लिव्ड ऑन इंपोर्ट गुड्स कॉल्ड, यार ना टेरी। देखो यहाँ पर भी गलत मारा, जब हम दूसरे देश से सामान लेते हैं ना, अभी देखो अमेरिका ने 50% टैक्स लगा दिया था, ठीक है, 50% टैक्स लगा दिया था, कोई सामान आएगा तो 50% टैरिफ ही उसका नाम था, चर्चा भी आप लोग देखे। लेकिन अब तो कम हो गया, क्योंकि फिर मोदी जी ने जो है कम करवा दिए। तो यार ना दूसरे देश से जब इंपोर्ट हम लोग गुड्स करेंगे तो उसके ऊपर जो टैक्स लगेगा उसका नाम होगा टैरिफ, नाम होगा। 24 देखिए, अब देखो यहाँ पर अलग चीज है, 24 में जो क्वेश्चन है वो अलग चीज है। इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956 was made the basis of which 5-year plan। क्वेश्चन समझ में, 5 ईयर मत समझ, 5 ईयर प्लान पूछ रहा है ना। देखो ऐसा समझो, औद्योगिक नीति 1956 को किस पंचवर्षीय योजना का आधार बनाया गया था, मतलब पंचवर्षीय योजना जो 1956 को किस पंचवर्षीय योजना का आधार बनाया गया, तो तीसरी, है ना, किसको बनाया गया था आधार, तीसरी को देखकर जो है पंचवर्षीय योजना को लेकर आया गया था। अगला जो क्वेश्चन है 25, ये तो खैर देखो सही है। Which of the following is the example of indirect tax, तो सेल्स टैक्स को इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। गिफ्ट टैक्स, वेल्थ टैक्स, ये सब कौन सा टैक्स है, अगर पूछ दिया तो डायरेक्ट टैक्स, ठीक है, ये सब इनकम टैक्स का पहचान। 26 नंबर, टाटा स्टील is working in how many countries in the world, ये ठीक है। टोटल जो है वर्तमान समय में जो है टाटा स्टील जो है कितने देशों में वर्क कर रही है, तो 26। ये फ्लक्चुएट होते रहेगा, लेकिन अभी आप लोग को 26 ही लेके चलना है। ये देखो क्या, वर्ल्ड ट्रेड तो जान रहे हो यार, वर्ल्ड ट्रेड पिछले वाला भी वीडियो में था, वर्ल्ड ट्रेड WTO है ना, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कब आया था, 1995। देखो कहाँ है ऑप्शन, 1995, 1995। अब देखो अगला जो प्रश्न है, थोड़ा नंबरिंग नहीं दिख रहा है, 27 था, तो इसका मतलब 28 हो जाएगा ना, विश्व व्यापार संगठन उसी 28 यहाँ। Which of the following is not the source of human capital, ह्यूमन कैपिटल का सोर्स कौन नहीं है, तो देखो एजुकेशन ह्यूमन कैपिटल का सोर्स है, हेल्थ भी जो है ह्यूमन सोर्स का कैपिटल यानी ह्यूमन कैपिटल है, ट्रेनिंग भी है, रोड जो है ना, रोड जो है ना, अभी देखो एक संसद में जो है आप लोग जानते होंगे, झारखंड का भी जो जयराम महतो है, इसी पर एक जो है अपना बिल लेकर आया था। उन्होंने सरकार से डायरेक्ट सवाल उन्होंने किया कि आप कुछ करो या ना करो, आप जो है एजुकेशन को बढ़ाओ दो। वहां कहें कि रोड आप मत बनाइए, रोड आप मत बनाइए, रोड से क्या होता है कि आप रोड बनाते हो, है ना, 5 साल टिकता नहीं है, बढ़िया से 2 साल 1 साल टिकता नहीं है, रोड क्या होता है, पानी आता है और बहा के ले जाता है, तो इससे कोई विकास नहीं होगा, आप लोग आधा पैसा खा जाते हो। उससे बेहतर है कि आप बच्चे को जितना रोड में खर्च कर रहे हो, वही पैसा आप रोड बच्चे को हेल्थ पर करो, ट्रेनिंग पर करो, एजुकेशन पर करो, ऑटोमेटिक जो है विकास हो जाएगा।
तो ये जो है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का ये तीनों बात है। यहाँ पर हम लोग से पूछा गया क्या, नोट द सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल। तो रोड वाला जो है, ये रोड जो है एक व्यक्ति का विकास से कोई संबंध नहीं है, ठीक है, कोई हाँ देश का विकास से मतलब है देश का, लेकिन ह्यूमन कैपिटल मानव विकास से कोई मतलब इसका नहीं है, ठीक है। चलिए 29 देखो, द अमाउंट ऑफ कलेक्टेड फ्रॉम एजुकेशन सेस इज यूज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ विच लेवल ऑफ एजुकेशन, है ना। समझ में आया क्वेश्चन, देखो समझो हिंदी में। केंद्र सरकार के द्वारा शिक्षा उपकर से संचित राशि का उपयोग किस स्तर के शिक्षा विकास में किया जाता है, यानी केंद्र सरकार द्वारा शिक्षा उपकर के संचित राशि का जो उसके पास सरकार का पैसा आता है वो किस क्षेत्र में ज्यादा इन्वेस्टमेंट करता है, तो उच्च शिक्षा के ऊपर ज्यादा खर्च किया जाता है, हायर एजुकेशन के ऊपर ज्यादा पैसा करते हैं। आप लोग भी जानते होंगे कि स्कॉलरशिप किस पर ज्यादा आता है, जी बताइए। स्कॉलरशिप जो आता है सबसे ज्यादा जो आता है वह हायर एजुकेशन पर आता है। नहीं, आप लोग को तो 11-12 में किसी को 5,000, किसी को 10,000, 15,000, इससे ज्यादा तो आएगा नहीं। अब देखो, विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन इंडिकेटर ऑफ एजुकेशनल प्रोग्रेस, है ना। यानी जो क्वेश्चन है थ्योरी में कह रहा है शैक्षिक प्रगति का एक सूचक निम्नलिखित में से कौन सा है, जन्म दर, शिशु मृत्यु दर, साक्षरता दर। तो देखो साक्षरता का बात कर रहा है ना बाबू, तो साक्षरता दर वाला बात होगा। कह रहा है शैक्षिक प्रगति का एक सूचक निम्नलिखित में से कौन सा है, शैक्षिक का बात है तो इस साक्षरता दर किससे इंडिकेट है, साक्षरता दर से बात कर रहा है ना, तो ये हो जाएगा। अब देखो 31 का क्या होगा, व्हेन वाज द सैंड आदर्श ग्राम योजना जो है इंटेंट कब हुआ था, तो 2014 में हुआ था, 2014 में। 32 विच इज द लार्जेस्ट इनफॉर्मल बैंक ऑफ एशिया, समझ में आया क्वेश्चन। एशिया का सबसे बड़ा अनौपचारिक बैंक कौन सा है, तो भारतीय स्टेट बैंक नहीं, तनवा नहीं, तनवा हाँ वही है, कुतुब श्री, जी हाँ कुतुब श्री हो जाएगा। कौन होगा, कुतुब श्री, याद रखना अजीबो नाम है, इसी को याद रखना, कुतुब श्री। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी इज इंक्लूडेड इन गार्डनिंग, यानी हिंदी में पढ़ो, समझ में तो आया होगा कुछ क्वेश्चन। क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया बागवानी के अंतर्गत आता है, बागवानी मतलब जो बागवान में खेती किया जाता है ना, वो पूछ रहा है। गेहूं का उत्पादन नहीं, बागवान में करते नहीं, चावल का उत्पादन नहीं, तो हमको लग रहा है टी वाला होगा, बाजार बाजरे का नहीं जी, जो चाय का उत्पादन है ये जो है बागवान में किया जाता है। आप लोग घूमने भी जाते हो तो याद है कि चाय वाला में जाते हो तो बागवान का जो शब्द का यूज किया जाता है, ठीक है। अगला है हु ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट सेल्फ एम्प्लॉयड। अब देखो समझो, या बहुत लोग नहीं समझा होगा, लेकिन समझोगे तब यहाँ पर जवाब मिलेगा। से नॉट सेल्फ एम्प्लॉयड मतलब, नॉट सेल्फ एम्प्लॉयड है मतलब इसको क्या कह सकते हो, नॉट सेल्फ एम्प्लॉयड का मतलब हिंदी में देखो समझा देते हैं। नॉट सेल्फ, निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति स्वयं नियोजित नहीं है, फेरी वाला तो खुद का है, सरकारी बस ड्राइवर तो यही हो जाएगा, सरकारी बस ड्राइवर। ब्यूटी पार्लर ये तो खुद का है जी, सीमेंट दुकान का मालिक खुद का अपना मालिक है, तो कौन खुद का मालिक नहीं है, सरकारी ड्राइवर किसी के अंतर्गत वो काम करता है, ठीक है। अगला जो प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड डेली वेजेस वर्कर, डेली वेजेस कमाने लगा कहाँ इसको मिलता है, टीचर और गवर्नमेंट नहीं। और अगला जो है आई, क्या नाम है इसका बताया जी, फेरी वाला नहीं, फेरी वाला, आइकर, कोबलर, तो ये आपका हो जाएगा डी वाला हो जाएगा जी। देखो यहाँ पर क्या होगा,
भवन निर्माण में कार्यरत मजदूर। भवन निर्माण में कार्यरत मजदूर होता है वो हो जाएगा, वो वेजेस पाता है, आज काम किया और शाम को पैसा ले लेता है। 36 देखो, 36 क्या है? Which of the following means can save energy the most? एनर्जी मोस्ट कौन होता है, मतलब सेव करता है जी? तो एलईडी, ये तो आप लोग जानते हो एलईडी। थर्टी सेवन, which of the following measure can be adopted for sustainable development? देखो हिंदी में समझो क्या है। धारणीय विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपाय अपनाया जाता है? धारणीय विकास, रासायनिक खाद का प्रयोग, तापीय ऊर्जा का प्रयोग, सौर ऊर्जा का प्रयोग। तो सौर ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट जो प्रश्न है, इन विच स्टेट वाज द इपिको मूवमेंट लॉन्च? इपिको कहाँ से आया था जी? तो कर्नाटका से। इपिको कहाँ से? कर्नाटका। इपिको जो मूवमेंट है कहाँ से लॉन्च हुआ था? तो कर्नाटका से। और लास्ट जो हम लोग का प्रश्न है, एक तो अंतिम, और वह 40 है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज फर्टिलिटी रेट ऑफ द हाईएस्ट? निम्नलिखित में से किस देश में प्रजनन दर सर्वाधिक है? मतलब सबसे ज्यादा कहाँ पर है? तो याद रखना पाकिस्तान। कहाँ पे है? सबसे ज्यादा जो जन्म दर है वो कहाँ है? पाकिस्तान। तो देखिए हम लोग 40 का 40 प्रश्न पढ़े। अगर कोई क्वेश्चन में आपको डाउट क्रिएट होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करना है, और नेक्स्ट वाला वीडियो में फिर उस कमेंट का जवाब आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट जो है वीडियो को लेकर आएंगे और नेक्स्ट पीवाई क्वेश्चन होगा। तब तक इस क्वेश्चन को 1 से 2 बार इसको देख लेना है, ताकि इसके अंदर अगर कोई प्रश्न पूछता है तो हमें कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, ठीक है।